सोचो एक ऐसा लड़का जिसने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे सेट और पूरे करीबी लोगों को खो दिया। मौत उसके बिल्कुल सामने थी, लेकिन तभी उसके अंदर एक मिस्टीरियस सिस्टम एक्टिवेट हो गया और उसने एक नई जिंदगी मिल गई। उसने कसम खा ली कि वो दुनिया के हर एक डीमन और बुरी ताकत को मिटा देगा। लेकिन दोस्तों, अगले 10 साल तक कल्टीवेशन करने के बाद भी वो सबसे नीचे रियल में ही होता है। सभी लोग उसे एक यूजलेस सेक्ट मास्टर समझने लगे, लेकिन फिर एक दिन उसका सिस्टम दोबारा एक्टिव हुआ और यही तो शुरू होता है एक यूजलेस सेक्ट मास्टर का सबसे खतरनाक कमबैक स्टोरी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मून सेक्ट को दिखाते हुए होता है, जहां पर हम देखते हैं सेक्ट मास्टर को जो कि खाना बना रहा था। वहीं पर उसकी वाइफ आराम से कुछ काम कर रही थी, लेकिन तभी अचानक एक छोटी बच्ची आकर उस खाने को खाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन सेक्ट मास्टर किंग फेंग उसे रोकते हुए कहने लगती है कि तुम्हारे हाथ अभी गंदे हैं, तुमने तो अभी तक अपने हाथ को साफ भी नहीं किया, इसलिए सबसे पहले अपने हाथों को वॉश करो। इस छोटी सी बच्ची का नाम होता है दोंगली, जो कि सेक्ट मास्टर की डॉटर है और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी है। अपने फादर को बात के सुनने के बाद दोंगली अपने हाथ को धोने के लिए जाने लगती हैं, लेकिन तभी उसे दरवाजे के पीछे से एक छोटा सा खिलौना दिखाई देता है और वो खिलौना उसे कह रहा था कि ये हमारे बर्थडे गर्ल का एक तोहफा है। ये देखकर दोंगली काफी खुश हो जाती है। उसे लगता है कि शायद उसका ब्रदर उसके लिए गिफ्ट लेकर आया, लेकिन जब वो देखती है तो थोड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि असल में सेट के डिसाइपल ही उसके लिए तोहफा लेकर आए थे। एक लड़की दोंगली को कहने लगता है कि मुझे माफ करना, ये हम हैं और इसके अलावा हम लोग तुम्हारे लिए तोहफा खरीदने के लिए इस सेट से बाहर गए थे और ये हमें काफी अच्छी खासी कीमत पर मिला, इसके जैसा कोई और खिलौना नहीं है। इसके बाद वो तीनों डिसाइपल मिलकर अपने सेट मास्टर और अपने सेट मास्टर की वाइफ को ग्रीट करते हैं, लेकिन तभी वो लड़की देखती है कि असल में यहाँ पर लू चैंग आया ही नहीं। ये देखकर वो हैरान होकर पूछती है कि सेक्ट मास्टर, आखिरकार आपका बेटा कहाँ पर है। इस पर सेक्ट मास्टर किनफेंग कहने लगता है कि मैंने उसे एक लेटर लिखा था, उसने जवाब दिया कि वो अपने ट्रायल में काफी ज्यादा बिजी है, वो लगभग अगले न्यू ईयर तक आ जाएगा। उस बेवकूफ को इतना भी फुर्सत नहीं कि वो अपनी छोटी सिस्टर की बर्थडे पार्टी में भी आ सके। लेकिन इस पर दोंगली कहने लगती है कि फादर, आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि मेरा ब्रदर दुनिया का बेस्ट ब्रदर है और मुझे पूरा यकीन है कि जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो तब वो मुझे देखने के लिए जरूर आएगा। अब इसी तरह से उनके बीच हंसी मजाक चलता रहता है। सेक्ट मास्टर की वाइफ अपनी बेटी को कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम हमेशा अपने ब्रदर की ही साइड लेती हो, भले वो गलत क्यों ना हो। दोस्तों, यह सीन देखने में काफी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन इन्हें क्या पता कि एक बहुत ही बड़ी मुसीबत इनके ऊपर आने वाला है। तभी अचानक उस घर का छत एक झटके के साथ टूट जाता है। उनके ऊपर किसी ने अचानक ही अटैक कर दिया होता है। यह देखकर सेक्ट मास्टर जल्दी से अपने वाइफ और अपने डॉटर को बचाने के लिए उनके पास चला जाता है और उस छत के हर एक चीज को अपने ऊपर लेता है। तभी हम देखते हैं कि आसमान के ऊपर एक डीमन बीस्ट फ्लाई कर रहा था, जो कि बहुत ही खतरनाक और लंबा दिख रहा होता है। इसी के साथ ही उसके बीस्ट के साथ ही हम एक डीमन को देखते हैं जिसने की जगह पर अटैक किया था। फिर वो अपने सारे सोल्जर्स को कहता है कि इस जगह में से कोई भी जिंदा बच के नहीं जाना चाहिए, ये मेरा ऑर्डर है। और देखते ही देखते कुछ ही देर में जो सेक्ट अभी बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, चारों तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन अब पूरी तरह से तबाही के कगार पर आ चुका है। हर एक जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। डीमन कल्टीवेटर्स मोसेट के हर एक डिसाइपल को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे ताकि उनमें से कोई भी जिंदा ना बच सके। वहीं पर दूसरी तरफ हम दोंग ली को देखते हैं, जो कि अपने फादर के डेड बॉडी के पास रहकर बहुत ही जोर जोर से रो रही थी। वह लगातार अपने फादर को उठाने की कोशिश कर रही थी। वही दूसरी साइड हम देखते हैं सेक्ट मास्टर की वाइफ को, जो कि बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी थी। वो किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए अपने डॉटर को कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन इससे पहले कि सेक्ट मास्टर की वाइफ कुछ और भी कह पाती, अचानक वहीं पर एक डीमन आ जाता है, जो कि अपने पैरों से सेक्ट मास्टर की वाइफ को वहीं पर मार डालता है, बहुत ही बेरहमी के साथ। अब ये देखकर बेचारी छोटी बच्ची दोंगली काफी ज्यादा डर जाती है। वो इतना डर जाती है कि उसके हाथ पैर पूरी तरह से सुन पड़ चुके हैं। वो ठीक से हिल नहीं पा रही, नहीं भाग पा रही है। जिसके बाद उनमें से एक डीमन दोंगली के पास जाकर उसके गर्दन को पीछे से पकड़ लेता है। वो किसी भी पल दोंगली को मारने ही वाला है और बेचारी दोंगली कुछ नहीं कर पाती। तभी अचानक उस डीमन के ऊपर कोई जोरदार तरीके से ठंडर से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो डीमन और दोंगली दोनों ही काफी दूर गिरते हैं। लेकिन उससे पहले ही एक छोटा सा लड़का आकर दोंगली को बचा लेता है। और दोस्तों, हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये छोटा सा लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारी स्टोरी का मेन हीरो है, जिसका नाम लू चैंग है। जिसके बाद अब अकेले यहाँ लू चैंग
चैंग अकेले ही उन दोनों ही डीमंस के साथ फाइट करने लगता है। हालांकि लू चैंग काफ़ी छोटा है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी अच्छी तरह से उन दोनों ही डीमंस को बहुत ही अच्छी तरह से टक्कर दे रहा था। लेकिन चाहे लू चैंग जितना भी ज़्यादा उन्हें अच्छे से टक्कर दे लेकिन है तो एक छोटा सा बच्चा ही, और आखिरकार एक डीमन के अटैक की वजह से उसका शॉट उसके हाथ से दूर चला जाता है, और साथ ही साथ अपने सिस्टर को लेकर काफ़ी कई सारे दीवार से टकरा कर एक दीवार से टकरा जाता है, जिसके वजह से वह खुद बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। तभी हम देखते हैं टीमन बीस्ट को, जो कि अपनी पूंछ से काफी तेजी के साथ लू चैंग को मारने के लिए आगे बढ़ा देता है। लेकिन अब यह देखकर लू चैंग अपने आप से ही कहने लगता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। काफी दिनों बाद उसे अपना फैमिली मिला था, उसे एहसास हुआ था कि एक फैमिली क्या होता है, वो इतना ज्यादा कमजोर क्यों है। असल में यहाँ पर लू चैंग अपने ऊपर पूरा दोष डाल रहा था। वो समझ रहा होता है कि वो इतना ज्यादा कमजोर है, इसी की वजह से वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। कमजोर होने की वजह से वो सिर्फ हेल्पलेसली ही अपनी फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होता हुआ देख सकता है। आखिरकार उतना ज्यादा कमजोर क्यों है। इतना कहते ही अब लू चैंग के आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। लेकिन तभी इसी वक्त एक बहुत ही चमत्कार जैसा कुछ होता है। सिस्टम का आवाज सीधे लू चैंग के कानों के ऊपर पड़ता है, जो कि कहता है कि बधाई होस्ट, आपको एक सिस्टम मिला है। आपने अपने इमोशनल के ऊपर कंट्रोल नहीं रखा, आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। ये बहुत ही बड़ी इमोशनल वाली बात है, इसी वजह से ये सिस्टम आपको मिला है। इसी के साथ ही आपकी वजह से आपको एक स्पेशल रूट्स एक्टिवेट कराया जा रहा है। सिस्टम कितना कहते ही अचानक ही हमारे हीरो लू चैंग के बॉडी से बहुत ही अजीब तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगता है, जो कि हवाओं को भी एक टोर्नेडो में क्रिएट कर चुका था। साथ ही साथ आसपास का जमीन पूरी तरह से बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर सिस्टम सीधे हमारे हीरो लू चैंग को आइस स्पिरिचुअल रूट्स देता है, जिसकी वजह से उसके पावर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, और ये सीन एक आइकॉनिक लेवल का सीन बन जाता है। जिसके बाद लू चैंग काफी तेजी के साथ उन दोनों ही डीमंस के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो डीमन उसके अटैक से बच जाता है। जिसके बाद लू चैंग बिना किसी देरी के अपने आइस क्रिस्टल क्रिएट करके डीमन लेडी और डीमन मैन के ऊपर जोरदार तरीके से अटैक कर देता है। आइस क्रिस्टल को देखकर दोनों ही डीमंस अपने आप को बचाने के लिए एक डिफेंसिव फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, लेकिन लू चैंग अपने अटैक को किसी भी तरह से कम नहीं कर रहा था। वो लगातार अपने आइस क्रिस्टल के मदद से उन दोनों ही डीमन के ऊपर लगातार अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से उनमें से एक डीमन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। और जैसे ही लू चैंग अपने अटैक को थोड़ा सा कम करता है, इसी मौके का फायदा उठाकर वह डीमन सीधे लू चैंग के ऊपर एक जोरदार पंच मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी बहुत ही अजीब तरह से उस डीमन का हाथ हवा में ही बर्फ बन जाता है, यानी कि आइस बन जाता है। ये देखकर उस डीमन को बहुत ज्यादा हैरानी हो रहा था, लेकिन लू चैंग उसे बताता है कि बेवकूफ कहीं के, शायद तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बॉडी के अंदर 70% वाटर होता है। और इसी के साथ ही लू चैंग उसके हाथ को वहीं पर तोड़ देता है, जिसकी वजह से उस डीमन का एक हाथ अब वो खो चुका था। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आ जाता है। लेकिन अब उन दोनों ही डीमन को ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले ये छोटा लड़का बहुत ही ज्यादा कमजोर था, लेकिन इस वक्त वो बहुत ही अजीब तरह से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। लेकिन फिर वो दोनों डीमन फैसला करते हैं कि वो लोग जिस काम के लिए यहाँ पर आए थे वो काम उन्हें का कंप्लीट हो चुका है, तो बेहतर होगा कि हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। और इतना कहने के बाद दोनों ही डीमंस पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद ये लू चैंग वहीं पर बेहोश होने लगता है, लेकिन बेहोश होने से पहले वो कसम खा लेता है कि मैं आज से और अभी से कसम खाता हूँ कि मैं जब एक स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर बन जाऊंगा, तब इस पूरे वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया से हर एक डिमोनिक कल्टिवेटर को पूरी तरह से मिटा दूंगा। जिसके बाद यहाँ से सीन 10 साल आगे चला जाता है, जहाँ हम मोस सेट के सीढ़ियों के ऊपर दोंग ली को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, और साथ ही साथ वो मोस सेट की एल्डर बन चुकी है। उसके पास एक छोटी सी बच्ची है, जिसे कि वो अपनी डिसेबल बना चुकी है। वो अपनी डिसेबल जिसका नाम साउची है उसे बताती है कि हमारा मोस सेट काफी स्ट्रॉन्ग है और तुम मुझे मास्टर कह के बुलाओगी। हालांकि हमारा मोस सेट अभी शॉर्ट सेट का एक छोटा सा ब्रांच है, लेकिन बहुत ही जल्दी हम अपने मोस सेट को आजाद करा लेंगे। लेकिन तभी अचानक दोंगली को एहसास होता है कि साउची तो उसके साथ है ही नहीं। क्रोध पीछे मुड़कर देखती है तो साउची कहीं जा रही थी। ये देखकर साउची अपने मास्टर डोंगली को बताती है कि मास्टर, दरअसल मुझे लगता है कि मैं अपने घर में कुछ कपड़े लाना भूल गई, इसलिए मैं उन्हें ही लाने जा रही हूँ। यहाँ देखकर दोंगली साउची के पास जाकर उसे कहने लगती है कि मुझे पता है कि हमारा सेट उतना अच्छा नहीं है, लेकिन सेट मास्टर यानी कि तुम्हारा मार्शल अंकल बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तुम उनके साथ रहकर अच्छे खासे कल्टीवेशन कर सकते हो। हालांकि पिछले 10 सालों से वो सिर्फ फर्स्ट रियलम में ही है, तो कोई बात नहीं, वो काफी स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। जिसके बाद दोंगली साउची को लेकर फ्लाई करते हुए सेट की तरफ काफी तेजी के साथ जाने लगती है, जहाँ साउची देखती है कि कैसे वो अपने मास्टर के साथ फ्लाई कर रही है। वो अपने मास्टर को बताती है कि वो बहुत ही
अच्छी तरह से और काफी मेहनत के साथ कल्टीवेशन करेगी। कुछ ही देर में वो दोनों फ्लाई करते हुए आखिरकार सेट के मेन दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, जहां सेट के नज़ारे को देखकर छोटी बच्ची साउची काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उसका नजर मैन होल के सबसे ऊपरी हिस्से पर पड़ता है, जहां पर उसे कोई और नहीं बल्कि लू चैंग दिखाई देता है। ये देख और समझती है कि शायद वो एक इमोर्टल है। जबकि दूसरी तरफ दोंगली ये देखकर काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो बात समझ जाती है कि असल में ये उसी का ही ब्रदर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे हीरो लू चैंग को। लेकिन तभी दोंगली अपने ब्रदर को आवाज देते हुए कहने लगती है कि आप वहाँ पर क्या कर रही हो, आप इससे मिलिए, इसका नाम साउची है, जो कि मेरे न्यूएस्ट डिसाइपल है। अपने सिस्टर के बातों को सुनने के बाद लू चैंग एक बार उस छोटी सी बच्ची साउची को देखता है। तभी अचानक उसे सिस्टम का आवाज सुनाई देता है, जो कि उसे कहने लगता है कि एक सिस्टम एक्टिवेट हुआ है और आपका साइड क्वेस्ट भी एक्टिवेट हो गया है, यानी कि एक तरह का क्वेस्ट। लेकिन लू चैंग तो सिस्टम की बात को और उसके आवाज को सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो सिस्टम के ऊपर पैर रखते हुए कहने लगता है कि तुम्हें पता है मैं 10 साल से तुम्हारे बिना कैसे जी रहा था। आखिरकार तुम इतने दिनों तक कहाँ पर थे, तुम्हें पता नहीं कि मैं अकेला कैसा रह चुका था। तो हे दोस्तों, आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके कि आपको ये न्यू स्टोरी कैसा लग रहा है, ताकि मुझे पता चले कि मेरे ऑडियंस को ये स्टोरी पसंद आ रहा है या फिर नहीं। जिसके बाद काफी देर तक लू चैंग सिस्टम के पास से गिराता रहता है, फिर काफी एटीट्यूड के साथ अपने सिस्टर की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि दोंगली यहाँ आओ और मुझे नीचे उतारो। लेकिन अपने ब्रदर के बात को सुनने के बाद दोंगली को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से कहने लगती है कि जब आप फ्लाई ही नहीं कर सकते थे तो आखिरकार आपको इतनी ऊंचाई पर चढ़ने की क्या जरूरत। जिसके बाद कुछ ही देर में हमारा हीरो लू चैंग नीचे आ जाता है, जहाँ वो साउची को देखकर काफी हैरान था, क्योंकि सिस्टम के मुताबिक साउची के बहुत ही ज्यादा अच्छी एक कल्टीवेशन करने के लिए उसके बोन्स काफी अच्छे थे। इनके लू चैंग के बातों को सुनने के बाद दोंगली भी कहने लगती है कि ब्रदर, मुझे नहीं पता था कि आप भी इतना ज्यादा टैलेंट हो। आप भी समझ सकते हो कि टैलेंटेड बच्चों को चुनना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने आखिरकार इस टैलेंटेड बच्चे को चुन ही लिया है। लगती है कि साउची पूरे दिन ट्रैवल करके काफी ज्यादा थक चुकी है, इसीलिए अब मैं इसे लेकर आराम करने लेकर जा रही हूँ। लेकिन जाने से पहले वो अपने ब्रदर को थोड़ा सीरियस होकर बताती है कि जब मैं ट्रैवल करके आ रही थी तब मैंने डीमंस को दोबारा देखा, वो भी से वापस आ गए। इतना कहने के बाद दोंगली साउची को लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन ये बात सुनकर अब हमारे हीरो लू चैंग का गुस्से से रोकटे खड़े होने लगते हैं, क्योंकि 10 साल पहले इन्हीं डीमंस ने उसके मोसेट के ऊपर अटैक करके उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात हमारा हीरो लू चैंग हमें बताता है। वो बताता है कि मैं एक दूसरे दुनिया से यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आ गया था। उस पूरे मॉडर्न जमाने में मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मेरा परवाह करने वाला कोई भी नहीं था। और फिर मैं एक गेम को खेल रहा था, जिस गेम का नाम टियानशुन गेम था। मैंने अपने सारे पैसे इस गेम में लगा दिए, लेकिन मरने के बाद मुझे क्या पता था कि मैं टेलीपोर्ट होकर इस गेम के दुनिया में आ जाऊंगा, जहाँ सबसे पहले मुझे सेक्ट मास्टर के बेटे के रूप में मेरा जन्म हुआ। यहाँ पर हर कोई मेरा बहुत ही अच्छे से केयर और ख्याल रखता था। मुझे एक फैमिली मिला जो कि मैं हमेशा ही चाहता था। लेकिन ये सब कुछ तब तक अच्छा रहा जब तक कि डेमोनिक कल्टीवेटर्स ने मोसेट के ऊपर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया। हालांकि मोसेट काफी छोटा था, फिर भी डेमोनिक सेक्ट ने इसके ऊपर अटैक करके इसे बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि सिस्टम के साथ में ट्रेन करने की वजह से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता गया, लेकिन इतने सालों बाद सिस्टम दोबारा मुझे दिखा ही नहीं। लेकिन शायद यही एक कीमत था ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की, और इसी की वजह से मैं सिर्फ एक ही रियल में पिछले 10 सालों तक अटका रहा। लेकिन आखिरकार सिस्टम ने दोबारा अपने आप को वापस दिखा दिया, और इसी की वजह से अब मैं डेमोनिक कल्टीवेटर्स का सफाया कर सकता हूँ बड़े ही शौक से। जिसके बाद अगले ही सीन में हम साउची को देखते हैं, जो कि एक छोटे से बांस के टुकड़े से अपने प्रैक्टिस को कर रही थी। तभी अचानक उसे अपने मास्टर की जोर से आवाज सुनाई देती है, जो कि कह रही थी कि आप कह रहे हो कि आप माउंटेन मेरे साथ नीचे जाने वाले हो। जिसके बाद हम एक कमरे में हमारे हीरो लू चैंग और उसके सिस्टर दोंगली को देखते हैं। दोंगली यहाँ इतना हैरान इसलिए थी क्योंकि उसके ब्रदर उसके साथ माउंटेन यानी कि सेट से नीचे जाना चाहता था। पिछले 10 सालों से वो हमेशा ही सेट के अंदर रहा, लेकिन आज अचानक वो माउंटेन से नीचे जाना चाहता था। इसी की वजह से वो काफी ज्यादा हैरान थी। लेकिन लू चैंग उसे बताता है कि तुम्हें इतना भी ज्यादा एक्साइटेड होने की कोई भी जरूरत नहीं, आखिरकार हम लोगों को एक साथ नीचे गए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। लेकिन दोंगली के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने ब्रदर को माउंटेन से नीचे बिल्कुल भी लेकर नहीं जाना चाहती थी। इसका वजह ये था कि शायद उसे डर था कि उसका ब्रदर काफी ज्यादा कमजोर है, क्योंकि पिछले 10 सालों से वो सिर्फ एक ही रियल में अटका हुआ है। इसी वजह से वो अपने ब्रदर को रोकते हुए कहने लगती है कि आज से पहले आप कभी भी इस सेट से नीचे नहीं गई थी, लेकिन यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार आप अचानक माउंटेन से नीचे क्यों जाना चाहते हो। उसके बातों को सुनने के बाद लू चैंग काफी एक सेक्ट मास्टर की तरह उसे बताता है कि मेरी प्यारे सिस्टर दोंगली, तुम्हें कुछ बातें नहीं जानना चाहिए, क्योंकि कुछ बातें ना जानना ही तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है।
और इसके अलावा मैं नीचे इसलिए जाना चाहता हूँ ताकि नीचे जाकर मैं ब्रेक थ्रू करके अपने कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकूँ। इस बात को सुनने के बाद दोंगली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों एक फ्लाइंग ट्रेजर का सवारी करते हुए माउंटेन से नीचे आ रहे थे। इस फ्लाइंग ट्रेजर को कोई और नहीं बल्कि दोंगली कंट्रोल कर रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता कि कोई चोरी छुप के उनके ऊपर नजर रख रहा था। हम एक डिसाइपल को देखते हैं जो कि स्वॉर्ड सेक्ट का डायरेक्ट डिसाइपल था, जिसका नाम केनी यू था। वो अपने सीनियर को कहने लगता है कि आखिरकार हम सामने से उनका पीछा क्यों नहीं करते। फिर उसकी सीनियर जो कि एक लड़की थी, एक पहाड़ के पीछे बैठी हुई थी, वो कहती है कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो। तब वो लड़का कहने लगता है कि पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, क्योंकि सेक्ट मास्टर लू चैंग बहुत ही दिनों से लगातार ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन पिछले 10 सालों से ट्रेनिंग करने के बाद भी वो फर्स्ट रेनों में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब बात है। और मुझे लगता है कि मैं उसे बहुत ही आसानी के साथ हरा सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। और दोस्तों, इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।